अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस अकेडमी। आज फर्स्ट डे के लेक्चर की बारी है। फर्स्ट डे के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी कि द नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पिछले टॉपिक से काफ़ी ताल्लुक़ रखता है और वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ही है। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बेसिकली माइकलसन इंटरफेरोमीटर का टॉपिक। तो देखो, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इन्वेंट किया था एक अमेरिकन फिजिसिस्ट और वो खुद हैं माइकलसन। और ये जो इन्वेंशन थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन साबित हुई नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करने में। और जो लेटर पार्ट था ना 19th सेंचुरी का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करा था माइकलसन के इंटरफेरोमीटर में। क्योंकि जो लोग अरेंजमेंट नहीं कर सकते डबल स्लिट वाली, यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो और वो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उनमें उनके लिए सबसे आसान तरीकेकार ये है कि वो उसको ऑब्जर्व करें विद द हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है। तो देखो, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक सोर्स। और ये जो सोर्स है ना, ये है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि एक वेवलेंथ वाली, यानी कि सेम कलर वाली। आप ऐसा कर लो कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम कलर, और सेम कलर का मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वो होता है सेम वेवलेंथ। यानी कि इससे जो सारी की सारी वेव्स निकलेंगी वो सेम कलर की होंगी, यानी कि सेम वेवलेंथ की होंगी। तो हमारे पास एक सोर्स आ गई है जो कि है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। फिर हमारे पास एक ग्लास प्लेट है और उसको हमने पार्शियली सिल्वर किया हुआ है, और उस प्लेट को हमने नाम दे दिया है सी का। और ये प्लेट कहलाती है बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर का काम है बीम जो आएगी लाइट की उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना। और ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो हमने लगाई हुई है ग्लास प्लेट, ये हमने बेंड की हुई है 45 डिग्री पे, यानी कि सीधी नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो रे के लिहाज से ये 45 डिग्रीज के ऊपर हमने बेंड की हुई है, ताकि मतलब ये समझ में आएगा वर्किंग के अंदर कि हमने क्यों ऐसा किया। बहरहाल, इस ग्लास प्लेट का नाम है सी, और हमने इसको नाम दिया बीम स्प्लिटर। इसका काम भी यही है कि बीम को स्प्लिट करना। इसी के साथ साथ एक और हमने ग्लास प्लेट लगाई है, डी का नाम दिया उसे हमने। और ये ग्लास प्लेट है कंपनसेटर, जो कि कंपनसेट करेगी। किस चीज़ को कंपनसेट करेगी वो भी मैं वर्किंग में बताता हूँ। और ये एक सिंपल ग्लास प्लेट है जिसमें बिल्कुल भी कोई पॉलिश नहीं हुई है। बीम स्प्लिटर तो पार्शली सिल्वर थी, बट जो कंपनसेटर है उस पर बिल्कुल भी पॉलिशिंग नहीं की गई है, बस एक सीधी सी ग्लास प्लेट है। फिर उसी के सामने एक फिक्स मिरर लगा हुआ है जो कि है M1। ये फिक्स मिरर है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। और फिर इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरा मिरर लगा हुआ है, और ये है मूवेबल मिरर, जिसको हमने नाम दिया हुआ है M2 का। तो याद रखना है कि M1 जो है वो फिक्स मिरर है और M2 जो है वो है मूवेबल मिरर। तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। नाउ अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्किंग होती है रे, किस तरीके से हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट निकली इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, वो पहुंचेगी बीम स्प्लिटर के पास। और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो बीम स्प्लिटर उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। एक पार्ट 45 डिग्रीज पे जो बेंड हुआ है, इस वजह से वो पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और चला जाएगा टुवर्ड्स मूवेबल मिरर। और दूसरा पार्ट जो है रे का, वो इसी ग्लास प्लेट के थ्रू आगे रिफ्लेक्ट होगा और फिर पास होगा कंपनसेटर से और यहाँ तक पहुँचेगा। अब मैं आपको रोल बता देता हूँ कि कंपनसेटर का रोल क्या है। बेसिकली देखो, इंटरफेरेंस के लिए ऑलरेडी हम लोग शर्त पढ़ चुके हैं कि इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों जो लाइट रेज हों वो मोनोक्रोमेटिक हों। तो भाई बात यह है कि जो रे है एक ही रे थी, उसके हमने दो हिस्से करे, तो मोनोक्रोमेटिक तो होगी होगी। बट जिन दोनों रेस का हमें इंटरफेरेंस करना है ना, उन दोनों का पूरा जो है ना वो कोहेरेंट होनी चाहिए। यानी कि ऐसा समझ लो कि उनकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वो सेम सिचुएशन से गुजरती हुई आनी चाहिए। और ऐसा कह लो कि उनका जो ऑप्टिकल पाथ है थ्रू डेंसर मीडियम, जो वो डेंसर मीडियम से ट्रेवल करती हैं, वो इक्वल होना चाहिए। तो ये वाली जो रे है ना, ये यहाँ से इस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई और फिर इस मूवेबल मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, और फिर दोबारा से उसने इस ग्लास प्लेट से गुजरना है। ठीक है, जबकि अगर मैं आगे कोई प्लेट नहीं लगाता तो ये रे सीधी सीधी यहाँ से गुजरती और फिर वापस आ जाती। तो क्योंकि दोनों रेस के ऑप्टिकल पाथ में चेंज आ जाता, तो हम इंटरफेरेंस को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, या तो पूरा ऑब्जर्वेशन होती। तो इस वजह से जानबूझ के ये जो रे है लंबी वाली जो कि जा रही है टुवर्ड्स फिक्स्ड मिरर, उसको हमने एक ग्लास प्लेट से गुजारा
ताकि दोनों रेस का जो ऑप्टिकल पाथ है वो बिल्कुल सेम हो, हिस्ट्री बिल्कुल सेम हो, यानी कि दोनों रेस कोहेरेंट होंगी और फिर आगे जाके इंटरफेरेंस कर सकती हैं। तो ये रे ऊपर गई मूवेबल मिरर के पास, ये गई आगे फिक्स मिरर के पास। ये जो फिक्स मिरर से रे टकराई, वो टकराने के बाद वापस आई और फिर दोबारा से कंपनसेटर से पास हुई ताकि दोनों की हिस्ट्री सेम हो जाए, और वो पहुंचती है बीम स्प्लिटर के पास। ठीक है, और फिर क्या होगा, बीम स्प्लिटर से टकराने के बाद यकीनन कुछ पार्ट सामने की तरफ भी जाएगा, लेकिन वो हमने बनाया नहीं क्योंकि फिलहाल वो मकसद नहीं है। फिलहाल वो जो रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आया उसको हमने बना लिया। ठीक है ना, जो रे वापस आ रही थी वो बीम स्प्लिटर से, वो पार्ट मैंने बनाया जो कि रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है, और 45 डिग्री पे बैंड था ना, इस वजह से वो नीचे की तरफ वापस आया। फिर ये है कि जो ऊपर रे गई थी मूवेबल मिरर के पास, वो उससे टकरा के नीचे की तरफ वापस आएगी। अब ये एक ही रे थी जिसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करा, और हमने कोशिश करी कि ऑप्टिकल पाथ भी सेम रहे, हिस्ट्री सेम रहे। तो भाई ये बिल्कुल कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक रेस थी जो कि आके इंटरफेरेंस करेंगी, और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आएगा जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आई। ठीक है ना, हम खुद ही देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये है ओवरऑल वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, और फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए और देख लेते हैं। एक हमने लेंथ नाम दे दिया है L1। L1 है फिक्स्ड मिरर का डिस्टेंस जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर ये जो रे पास हो रही थी वहाँ से M2 तक का डिस्टेंस, यानी कि मूवेबल मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया L2 का। तो दो डिस्टेंस हो गए L1 एंड L2। तो देख लेते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न किस किस्म के मिलते हैं इंटरफेरोमीटर में। कुछ इस किस्म के होते हैं, तीन एग्जांपल्स हैं। डार्क ब्राइट हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलते हैं इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है ना, तो मैंने इस वजह से रख दिया ताकि आइडिया हो कि कैसे फ्रिंजेस मिलते हैं। अब देख लेते हैं फर्दर वर्किंग किस किस्म से होगी। L1 और L2 अगर एग्जैक्टली इक्वल हैं, ठीक है, एंड द मिरर्स M1 एंड M2 आर नॉट परपेंडिकुलर, देन अ वेज फिल्म विल बी ऑब्टेन्ड अंडर दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्चुअल इमेज है M1 और मिरर M2 का, वो बिहेव करेगा बिल्कुल जाहिर सी बात है टू सरफेसेस ऑफ अ वेज फिल्म। जो वेज फिल्म यहाँ पे बन रही है, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होंगे बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जैसा कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर होते हैं, थिन वेज शेप फिल्म में। ठीक है ना, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएंगे इन दिस केस, जो कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की वर्किंग भी है। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि वेवलेंथ कैलकुलेट कर लूँ। तो देखो, वेवलेंथ की कैलकुलेशन के लिए लेट द एक्सटेंडेड सोर्स जो है मोनोक्रोमेटिक है, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और हम मूवेबल मिरर जो M2 है उसको मूव कराते हैं डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। तो पार्ट डिफरेंस हमें मिलता है दोनों रेस के दरमियान में लैम्डा बाई 2 का। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक सपोजिशन के लिहाज से बता रहा हूँ, ऐसी होती नहीं है वेवलेंथ, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वेवलेंथ जो है हम सपोज कर लेते हैं कि लाइट की 100 है, ठीक है, और मैं मूवेबल मिरर जो है ना M2 उसको मूव करवा रहा हूँ डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 का मतलब हो गया, यानी कितना डिस्टेंस कवर कराऊंगा, मैं डिस्टेंस कवर कराऊंगा 25। अगर वो 100 ऊपर फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कराऊंगा। तो पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्डा बाई 2, यानी कि पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, लैम्डा 100 था, लैम्डा बाई 2 करेंगे तो पार्ट डिफरेंस हमें कितने का मिलेगा, पार्ट डिफरेंस मिलेगा हमें 50 का, और एक डार्क फ्रिंज अपेयर हो जाएगा इन प्लेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना, वो रिप्लेस कर लेगा। हमने एक बार फिर करके देखा कि M2 को अगर मैं मूव करा रहा हूँ लैम्डा बाई 2, ठीक है ना, अब मैं कितना मूव करा रहा हूँ लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या हो गया, लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया 50। तो जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो लैम्डा के बराबर आ रहा है, यानी कि उसी का डबल आ रहा है। डबल आने का मतलब दोबारा से कितना आ जाएगा, 100। तो ये बात हमने ऑब्जर्व करी, और फिर क्या होगा, अगेन डार्क फ्रिंज रिप्लेस करा देगा एक ब्राइट फ्रिंज को। तो हमेशा जो आ रहा है वो डबल आ रहा है। ठीक है ना, और एक ब्राइट फ्रिंज एक डार्क फ्रिंज रिप्लेस करा देता है ब्राइट फ्रिंज को। तो इन दी एंड अगर फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, फ्रिंजेस देखे जा रहे हैं एक टेलीस्कोप की मदद से, और M ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं, ठीक है, जबकि हमने M2 को कितना मूव कराया था, हमने M2 को X मूव कराया था। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा X इज इक्वल टू M लैम्डा ओवर 2। तो अगर हम डिस्टेंस X कवर कराते हैं उस मूवेबल मिरर को, तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि जो वेरीफाई होगा, वो होगा M लैम्डा बाई 2। और M मैंने आपको बताया कि M ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस की तादाद है 10-12 जितनी भी हो। तो अगर इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2x ओवर M के, यानी कि अगर मुझे मैं काउंट कर लूँ कि कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं, और x क्योंकि हम मेजर करेंगे कि हमने कितना मूवेबल मिरर को मूव कराया, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यही एक बेसिक आइडिया है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, कि उसकी मदद से मैं लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूँ।
सो दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की क्या अहमियत है और किस तरीके से हम उससे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज रह गई हैं तो उन्हें लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।